नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक इंडिया पीपल एंड इकॉनमी के चैप्टर 7 की। और यह चैप्टर है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। तो इसमें जो मुख्य मुख्य टॉपिक्स हैं वो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी परिवहन के माध्यम कौन कौन से हैं, और परिवहन के माध्यमों के ही क्रम में स्थल परिवहन, जल परिवहन, और जल परिवहन के साथ साथ वायु परिवहन के बारे में समझेंगे। और वायु परिवहन के अलावा परिवहन के कुछ साधन के रूप में पाइपलाइन है, और इन पाइपलाइन के बाद हम कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में समझेंगे। तो जो परिवहन और संचार ये दो शब्द हैं, तो परिवहन बेसिकली यूज किया जाता है वस्तुओं और व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के लिए, जबकि जो संचार है या कम्युनिकेशन है यह प्रयोग किया जाता है विचारों के आदान प्रदान के लिए, आइडिया के स्प्रेडिंग के लिए, और साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक समूह से दूसरे समूह को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन व्यक्ति, सेवा और वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण के माध्यम होते हैं। तो जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो इसको हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। तो जो परिवहन के साधन हैं इनके तीन प्रकार हैं, और पहला प्रकार है लैंड ट्रांसपोर्ट या स्थल परिवहन, दूसरा प्रकार है जल परिवहन, और तीसरा प्रकार है वायु परिवहन। तो यदि हम लैंड ट्रांसपोर्ट या स्थल परिवहन की बात करते हैं तो इसमें पहला आता है रोड, दूसरा आता है रेलवे, और तीसरा आता है पाइपलाइन। तो ये तीनों ही स्थलीय भूभागों के परिवहन के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जब वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वाटर ट्रांसपोर्ट में इनलैंड वाटरवेज और ओशियानिक वाटरवेज, तो दो भाग में इनको रख सकते हैं। एक जो नदियां, नहरों और झीलों के माध्यम से जो स्थलीय भागों के अंदर अंदर प्रवाहित होता है इसको इनलैंड वाटरवे कहते हैं, जबकि जो बाह्य समुद्रों के थ्रू परिवहन किया जाता है उसको ओशियानिक या समुद्री परिवहन मार्ग कहते हैं। जब एयर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो एयर ट्रांसपोर्ट में भी नेशनल ट्रांसपोर्ट और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, नेशनल ट्रांसपोर्ट जो एक ही देश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वायुयानों के माध्यम से संपन्न किया जाता है, जबकि इंटरनेशनल में एक देश का दूसरे देश से वस्तुओं और लोगों का मूवमेंट होता है। तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अब इसमें जब हम एक एक को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला हमारा आता है लैंड ट्रांसपोर्ट या स्थलीय परिवहन। जब स्थलीय परिवहन को भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत में स्थलीय परिवहन का बहुत ही प्राचीन इतिहास रहा है, और उस समय मुख्यतया कच्ची सड़कों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से विकास होता गया, कच्ची सड़कें पक्की सड़कों के रूप में परिवर्तित होती गईं, और फिर रेलवे का डेवलपमेंट हुआ। तो पक्की सड़कों और रेलवे के द्वारा बहुत ही बल्क मात्रा में, बहुत ही हैवी अमाउंट में वस्तुओं और लोगों का परिवहन एक स्थान से दूसरा स्थान पे होना प्रारंभ हो गया। और इसमें फर्दर और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, जैसे रोपवे, केबल वे और पाइपलाइंस, इन सबों का भी धीरे धीरे विकास होना प्रारंभ हुआ। तो ये जितने भी रोपवे और पाइपलाइंस होते हैं ये इनका स्पेसिफिक डिमांड एरिया होता है, और वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को और वस्तुओं को ढोने का काम करते हैं। तो लैंड ट्रांसपोर्ट की जब डिवीजन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा रोड ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट के मामले में इंडिया का पूरे वर्ल्ड में दूसरा स्थान है, और पहला स्थान है यूएसए का। और भारत में कुल सड़कों की लंबाई 62.1 लाख किलोमीटर है। इन सड़कों के द्वारा 85% लोगों का और 70% वस्तुओं का आवागमन किया जाता है। ये रोड कम दूरी के लिए बहुत ही बेहतरीन परिवहन के साधन होते हैं। और इन रोडों के यदि मध्यकालीन इतिहास की बात की जाए तो एक उदाहरण मिलता है कि शेर शाह सूरी ने रॉयल रोड बनाया था या शाही रोड बनाया था, और इस रोड के बनाने का उद्देश्य व्यापार और रणनीतिक सुरक्षा दोनों ही थे। और यह रोड उस समय पे सिंधु घाटी से सोनार घाटी को जोड़ता था। सोनार घाटी बंगाल में है और सिंधु घाटी पश्चिम के प्रांत में। इस रोड को ब्रिटिश पीरियड में ग्रांड ट्रंक रोड कहा गया, जो उस समय पेशावर से कलकत्ता को जोड़ती थी, और वर्तमान में यह सड़क अमृतसर को कोलकाता से जोड़ती है। द्वितीय युद्ध से पहले आधुनिक संदर्भ में सड़कों का प्रयोग काफी सीमित मात्रा में था, और भारत में सड़कों के विकास की पहली जो सिस्टमेटिक योजना लॉन्च की गई वो 1943 में, इसको नागपुर प्लान कहा जाता है। ये ब्रिटिश टाइम पे सड़कों के विकास का एक समन्वित प्रयास था, लेकिन उस समय ब्रिटिश इंडिया और देसी राजे रजवाड़ों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, इस वजह से ये योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1961 में 20 साल का
रोड योजना तैयार किया गया और इसके कारण सड़क मार्गों का विकास होना प्रारंभ हुआ। तो भारत में जो भी रोड बने हुए हैं उनको कई कैटेगरी में रखा जा सकता है। इसमें सबसे पहला नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग आता है, इसके बाद स्टेट्स हाईवे आते हैं, देन डिस्ट्रिक्ट रोड्स आते हैं और फिर अन्य प्रकार की रोड भी इसमें सम्मिलित की जाती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं नेशनल हाईवे के बारे में। तो नेशनल हाईवे ऐसे हाईवेज होते हैं जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और उनके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं और इन सड़कों के द्वारा प्रादेशिक राजधानियां जुड़ी होती हैं और साथ ही साथ कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी जुड़े होते हैं। तो यदि भारत की स्थिति को देखा जाए तो 2020 तक के आंकड़े कहते हैं कि ये 1,36,440 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बन के पूरा हो चुका है। अभी की सरकारी व्यवस्था में ये नेशनल हाईवे काफी तेजी से बनाए जा रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं। नए नए सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग का भी दर्जा दिया जा रहा है और परिवहन में इसके महत्व को हम लोग समझ सकते हैं कि ये केवल 2% है पूरे इंडिया में, लेकिन जो माल ढुलाई होती है सड़कों के माध्यम से उसका 40% ढुलाई इन राष्ट्रीय राजमार्गों के सहारे होता है। और भारत में जो भूतल परिवहन मंत्रालय है उसके अंतर्गत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वर्क करता है, जिसने 1995 से अपना कार्य शुरू किया। यह NHAI भारत में सड़कों के निर्माण के, मरम्मत के काम में और उनके डिजाइनिंग के काम में एक अपेक्स बॉडी है, यानी शीर्षस्थ संस्थान है। तो इसके द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। तो 2 प्रोजेक्ट की हम लोग बात करते हैं। तो पहला प्रोजेक्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं इसको। तो स्वर्णिम चतुर्भुज बेसिकली जो 4 बड़े महानगर हैं भारत के, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों को जोड़ने की परियोजना है और ये जनरली 4 लेन और 6 लेन में जुड़ा हुआ है। तो इसको जब हम लोग मानचित्र पे देखते हैं तो ये कोलकाता, यहाँ पे दिल्ली और यहाँ है मुंबई और यह है चेन्नई। तो जो येलो कलर की लाइन है वो शो करती है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या स्वर्णिम चतुर्भुज को। तो कलकत्ता से ये लाइन शुरू होती है, जाती है दिल्ली तक और दिल्ली से ये जोड़ता है मुंबई को, मुंबई से ये जुड़ता है चेन्नई को और चेन्नई से फिर ये तट के सहारे सहारे जोड़ता है कोलकाता को। तो ये प्रोजेक्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें दूसरा प्रोजेक्ट है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को भी देख सकते हैं कि उत्तर में श्रीनगर से लेके दक्षिण में तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट को हम मैप पे जब देखते हैं तो यहाँ श्रीनगर है और यहाँ पे है तिरुवनंतपुरम। तो ये नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर है, ये हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये पूरे भारत में उत्तर से लेके दक्षिण को जोड़ता है। इसी तरह पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। पोरबंदर यहाँ गुजरात में है, यहाँ पे पोर्ट सिटी है। तो इसको हम देख सकते हैं ग्रीन लाइन शो करती है सिलचर पोरबंदर गलियारे को, यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इस मानचित्र पे देख सकते हैं कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये दोनों ही झांसी नामक जगह पे एक दूसरे को कट करते हैं। इन 2 मुख्य परियोजनाओं के अलावा और भी नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट देख सकते हैं जो लाइन से ये जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से पूरे भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल फैला हुआ है और ये कुल सड़कों की इनकी लंबाई ओनली 2% है, लेकिन ये पूरे सड़क यातायात में 40% शेयर करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा बहुत सारे ऐसे राजमार्ग होते हैं जिनको स्टेट हाईवेज कहा जाता है और ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और मेंटेन किए जाते हैं। तो इनका जो जोड़ने का उद्देश्य है वो प्रांतीय राजधानियां अन्य नगरों से जुड़ी रहती हैं और दूसरी तरफ ये रोड नेशनल हाईवे से भी जुड़े रहते हैं और इनका जो योगदान है टोटल लेंथ में ये केवल 4% है। स्टेट हाईवे से भी छोटे स्तर के डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अन्य प्रशासनिक केंद्रों से कनेक्ट करते हैं और सड़कों की पूरी लंबाई में इनका योगदान 14% है। इन डिस्ट्रिक्ट रोड के बाद आती है हमारी ग्रामीण सड़कें। सड़कों की कुल लंबाई में ग्रामीण सड़कों का शेयर 80% है और ये बेसिकली एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती हैं। इन सड़कों के निर्माण में बहुत ही ज्यादा तेजी आई जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को प्रारंभ किया गया। इस परियोजना में सारे गांवों को 12मासी सड़कों के द्वारा जोड़ने की योजना है। ये सामान्यतया पक्की सड़कें होती हैं। यदि इन सड़कों के घनत्व की बात करते हैं हम लोग तो इन सड़कों के घनत्व पे टोपोग्राफी का सीधे सीधे प्रभाव दिखाई देता है। तो ये डायग्राम हम देख सकते हैं। इसमें ये हमको पता है ये प्लेन एरिया है और ये क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है,
जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ यहाँ मरुस्थली क्षेत्र है। और ये सेगमेंट पूरा घने जंगलों और पठारी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं ये एरिया। तो जहाँ जहाँ टेरेन उबड़ खाबड़ है वहाँ पे सड़कों का घनत्व तो कम है, लेकिन जो घनी जनसंख्या के क्षेत्र हैं, जो बड़े बड़े नगर हैं, यहाँ हम देख सकते हैं ये दिल्ली, यहाँ पे सड़कों का घनत्व तो बहुत अधिक है। इसी तरह से जो औद्योगिक केंद्र हैं वहाँ पे सड़कों का घनत्व तो बहुत ही ज्यादा है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ सड़क बनाने में खर्च भी अधिक आता है और साथ ही साथ वहाँ जनसंख्या उतनी अधिक नहीं होती कि वो बहुत ज्यादा मूवमेंट करे, तो इस कारण से इन क्षेत्रों में सड़कों का घनत्व तो काफी कम होता है। अब इन 4 प्रकार की सड़कों के अलावा और भी सड़क होती हैं जिनको अदर रोड्स या अन्य प्रकार की सड़कों में रखा जाता है, और इनमें मुख्यतया सीमा क्षेत्र में बनी हुई सड़कें होती हैं और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय मार्ग होते हैं। तो भारत में एक संगठन है, बीआरओ कहते हैं इसको, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि सीमा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के क्षेत्र में हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और वहां परिवहन की सुविधा को बढ़ाया जा सके। यह बीआरओ पर्वतीय क्षेत्रों में काफी ऊंचाई पे सड़कों का भी निर्माण करता है और उसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे चंडीगढ़ से मनाली का रोड है, लेह का रोड है। इसके साथ ही साथ जब पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होती है, सड़कों पे परिचालन अवरुद्ध हो जाता है, उस केस में भी बीआरओ बर्फ को हटाने का और सड़कों के क्लियरेंस का काम करता है। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय सड़कों को बनाता है, इन सड़कों का उद्देश्य बेसिकली हमारे पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारना है। और इसके अंतर्गत बीआरओ ने भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारे सड़कों का निर्माण किया हुआ है। तो ये 2 इमेज है भारत और पाकिस्तान के बीच। ये लाहौर से दिल्ली वाघा बॉर्डर की सड़क है और साथ ही साथ ये श्रीनगर मुजफ्फराबाद के बीच की सड़क है। तो इन सड़कों के द्वारा लोगों का आवागमन दोनों ही क्षेत्रों में सुनिश्चित होता है और इसका मुख्य उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच भाईचारे को बढ़ाना है। अब बीआरओ का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और ये कार्य है अटल टनल। यह टनल ऊंचाई पे बनने वाली विश्व में सबसे बड़ी टनल है और इसकी लंबाई 9 किलोमीटर से अधिक है और हाईलैंड यानी कि 10,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पे बना हुआ है। इस टनल को पहाड़ों के नीचे रोहतांग पास पे बनाया गया है और ये रोहतांग पास लाहौल स्पीति जिले को मनाली से जोड़ता है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली भारतमाला परियोजना का एक हिस्सा है। अब भारतमाला परियोजना क्या है, अभी समझते हैं इसको। इस सुरंग के माध्यम से लेह तक की पहुंच को पूरे वर्ष भर तक सुनिश्चित किया जाता है, क्योंकि 6 महीने बर्फ पड़ने की वजह से ये राजमार्ग बंद रहता था। यहाँ हम देख सकते हैं इस इमेज को, ये अटल टनल की इमेज है। ये देख सकते हैं कि 2 लेन बनी हुई है और इसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी विजिट कर रहे हैं उद्घाटन होने के बाद। इस टनल के इस चित्र को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि इसमें अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसिफिकेशन है और वो किस तरह के हैं। यहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं, हर 500 मीटर के बाद एग्जिट है, इमरजेंसी एग्जिट है, फायर का मैनेजमेंट का सिस्टम इसमें अच्छा है और साथ ही साथ एसओएस टेलीफोन्स लगे हुए हैं और इसमें सीसीटीवी सर्विलांस भी यूज किया गया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और विशेषकर सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा और वहां पहुंच को पूरे वर्ष तक सुनिश्चित करने के क्रम में। अब बात करते हैं हम लोग भारतमाला परियोजना की। तो भारतमाला परियोजना एक अम्ब्रेला स्कीम है, यानी बहुत ही ये महत्वपूर्ण परियोजनाओं को इनाम दिया जाता है। इस परियोजना को 2017 में लॉन्च किया गया और 2022 तक इसको कंप्लीट करना था और इसमें लगभग 75,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रस्तावित था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, पूरे भारत में महत्वपूर्ण बड़े बड़े नगरों को, पत्तनों को और जो स्ट्रेटेजिक महत्व के पॉइंट्स हैं उन सबको एक साथ जोड़ना था और इसको 2022 तक कंप्लीट करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाया और अभी ये 2024 तक केवल 34,800 किलोमीटर तक की सड़क पूरी तरह से निर्मित की जा सकी है। तो इसके जो कंपोनेंट्स की हम लोग बात करते हैं तो ये बहुत सारे स्टेट रोड्स का विकास करना है जो बड़े बड़े स्थानों को, पत्तनों को एक साथ जोड़ सके। इसके साथ ही साथ इसमें जो पिछड़े क्षेत्र हैं और धार्मिक क्षेत्र हैं इनकी कनेक्टिविटी पर भी बल दिया गया है। और तीसरी इसमें जो महत्वपूर्ण योजना है सेतु भारतम परियोजना, ये लॉन्च की गई थी 2016 में। तो इसमें जो भी ट्रेन के क्रॉसिंग्स हैं उन क्रॉसिंग के ऊपर फ्लाईओवर या अंडर ब्रिज बना के सड़कों को जाम लगने से और कंजेशन से बचाना है। इस योजना के तहत लगभग 1500 पुल और 200
रेल ओवर ब्रिज बनाने हैं। इसके साथ ही साथ इसका एक कंपोनेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कनेक्टिविटी स्कीम, यानी जिला मुख्यालय की सड़कों को भी विकसित करना है और उनको नेशनल हाईवे में अपग्रेड करना है। तो ये लगभग 9000 किलोमीटर का है। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो अब 2027-28 तक पूरा होने की उम्मीद है इसको। अब परिवहन के दूसरे माध्यम की बात करते हैं, यह है रेल ट्रांसपोर्ट। तो भारत में जैसे सड़कों का दूसरा स्थान था, रेलवे भी पूरे वर्ल्ड में एक बड़ा नेटवर्क माना जाता है। और रेलवे का प्रारंभ ब्रिटिश टाइम पे ही हुआ 1853 में, जब बॉम्बे से थाने के बीच में रेलगाड़ी चलाई गई और इसने लगभग 34 किलोमीटर तक की दूरी को कवर किया। तो उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल हुआ करते थे। यह रेलवे स्वतंत्रता के बाद अभी भी भारत की सबसे बड़ी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है। रेलवे की लंबाई लगभग 68,000 किलोमीटर है और इस पूरे रेलवे ने पूरे इंडिया को कनेक्ट किया हुआ है। तो इसमें टोटल 16 जोन बनाए गए हैं। इन 16 जोन्स को और उनके हेडक्वार्टर को इस चार्ट और इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। तो जो पहला जोन है सेंट्रल जोन, सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर है मुंबई CST, ये है CR जो 8 नंबर पे है सेंट्रल रेलवे, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ईस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर कोलकाता, ये जो 4 नंबर पे है। ईस्ट सेंट्रल का हाजीपुर जो बिहार में है, ये है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो 16 क्रमांक पे है। ईस्ट कोस्टल रेलवे का भुवनेश्वर, ये है जो 15 नंबर पे है ईस्ट कोस्टल रेलवे। नार्दर्न रेलवे का नई दिल्ली, इस जोन को हम देख सकते हैं, ये नार्दर्न रेलवे का जोन है जो जम्मू और कश्मीर तक कवर करता है। नॉर्थ सेंट्रल का हेडक्वार्टर इलाहाबाद, ये 13 नंबर पे। और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का गोरखपुर, यहाँ पे ये 2 नंबर जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे को शो करता है। इसके साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, ये गुवाहाटी में मालीगांव में स्थित है और ये पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कवर करता है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर जयपुर में स्थित है, ये पूरे राजस्थान को कवर करता है। और साउदर्न रेलवे जो तमिलनाडु और केरला के पार्ट को कवर करता है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जो तेलंगाना और आंध्र और कुछ महाराष्ट्र के हिस्से को कवर करता है। साउथ ईस्टर्न रेलवे अगेन कोलकाता, यहाँ पे ये 5वें सीरीज का साउथ ईस्टर्न रेलवे है। और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में है छत्तीसगढ़ में। साउथ वेस्टर्न का हुबली कर्नाटक में, यहाँ पे ये 10 नंबर का सीरीज। और वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट मुंबई, यहाँ पे हेडक्वार्टर इसका स्थित है। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है जबलपुर। तो ये सारे जोन्स हैं पूरे इंडिया के रेलवे के और इनके हेडक्वार्टर ये स्थित है। इस मैप पे हम लोग देख सकते हैं। इसमें जो ट्रैक के बीच की चौड़ाई होती है उसके आधार पे रेलवे को 3 कैटेगरी में रखा जाता है। पहला इसमें है ब्रॉडगेज रेलवे, जिसमें 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है और पूरे भारत में ये सबसे ज्यादा दूरी कवर करती है। ये लगभग 63,950 किलोमीटर ये कवर करती है 2019-20 के डाटा के अनुसार। दूसरी जो वेराइटी है वो है मीटर गेज। तो मीटर गेज में 2 पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो 1 मीटर होती है। जैसे ये 2 पटरियां हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 1 मीटर होती है। तो इसकी भी संख्या अब कम होती जा रही है क्योंकि अधिकांश मीटर गेज और नैरो गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया जा रहा है। तो मीटर गेज भी 2020 के आंकड़ों के अनुसार 2402 किलोमीटर के दूरी को कवर करता है। और तीसरा जो है वो नैरो गेज है। इसमें पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर या 0.610 मीटर की होती है और यह सबसे कम बचा है 1604 किलोमीटर। और ये मुख्यतया जो माउंटेन और हिल एरियाज हैं वहीं पे सीमित है। रेल के ही एक विशिष्ट स्वरूप मेट्रो रेल का डेवलपमेंट पूरे इंडिया में धीरे धीरे हो रहा है और सबसे पहले ये कलकत्ता में बनाया गया था। तो मेट्रो रेल को भी रेलवे ने एक अलग जोन का दर्जा दिया हुआ है जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है। और इसी तरह से दिल्ली मेट्रो, लखनऊ और जो भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे मेट्रो का निर्माण कार्य किया जाता है। और इस मेट्रो रेल के कारण जो अर्बन सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो काफी बेहतर हुआ है। भारत में रेलवे के विकास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है कोंकण रेलवे। और कोंकण रेलवे एक इंजीनियरिंग का चमत्कार ही कहा जा सकता है। 1998 में इसका निर्माण कार्य हुआ और यह महाराष्ट्र में रोहा से लेके कर्नाटक में मंगलौर को जोड़ता है। तो इस मैप पे हम देख सकते हैं यहाँ पे रोहा है, महाराष्ट्र में मुंबई के नजदीक में है। तो इस रोहा से ये रत्नागिरी होते हुए ये मंगलौर को जाता है और यह रेलवे 146 नदियों को पार करता है। इस पे लगभग 2000 ब्रिज बने हैं और 91 सुरंगों का निर्माण हुआ है।
और एशिया की जो सबसे लंबी रेलवे टनल है, लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी, वो इस रूट पे स्थित है। तो इसको हम इस डायग्राम पे देख सकते हैं कि किस तरह के टनल बने हुए हैं पश्चिमी घाट के पहाड़ियों के नीचे नीचे, और ये ब्रिज हैं, ये देख सकते हैं किस तरह से बनाए गए हैं। तो ये रेलवे के विकास का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। और इस कोंकण रेलवे में महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, ये तीनों ही साझीदार हैं। यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ गोवा का क्षेत्र है, और गोवा के बाद ये कर्नाटक का क्षेत्र है। तो ये 3 स्टेट इसमें भागीदार हैं। अब सड़क और रेलवे के बाद जो तीसरा मोड आता है वो जल परिवहन है। तो जल परिवहन बहुत ही सस्ते परिवहन का उदाहरण है, और वो भी सस्ता तब जब सामान बहुत ज़्यादा हैवी हो और बल्कि हो। इसके साथ ही साथ यह बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली परिवहन साधन है, और इसमें ऊर्जा की खपत काफ़ी कम या लगभग नहीं के बराबर होती है। यह जल परिवहन भारत के संदर्भ में 2 रूपों में देखा जा सकता है। तो पहला इसमें है आंतरिक जल मार्ग, इनलैंड वाटरवेज, और दूसरा है ओशियानिक या समुद्री वाटरवेज। तो इनलैंड वाटरवे को समझते हैं हम लोग। तो भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर नौगम्य वाटरवे है, जो भारत के कुल परिवहन में 1% का योगदान करता है। जब यह आंकड़ा हम विकसित देशों के संदर्भ में देखते हैं तो भारत में जल परिवहन काफी कम विकसित है, क्योंकि यूरोपीय देशों का, अमेरिका का, इवन चीन का हम स्टडी करते हैं तो उन लोगों ने अपने आंतरिक जल परिवहन को काफी हद तक विकसित किया है, और कहीं कहीं पे आंकड़ा टोटल परिवहन में 20% से भी अधिक है। इन आंतरिक जल मार्गों में नदियां हैं, नहरें हैं, जो बैक वाटर्स या लैगून झीलें हैं, क्रीक्स हैं, जो सकरी सकरी खाड़ियां हैं, तो ये सब आंतरिक जल मार्गों के उदाहरण हैं। भारत की बात करते हैं तो लगभग 5,685 किलोमीटर लंबी दूरी की नदियां हैं, जिसमें मैकेनाइज्ड बोट परिवहन कर सकते हैं। इन जल परिवहनों के विकास के लिए, इनके रखरखाव के लिए और इनके नियमन के लिए आंतरिक जल परिवहन अथॉरिटी की स्थापना की गई 1986 में। तो आंतरिक जल मार्गों के लिए यह एक शीर्षस्थ संस्थान है। भारत सरकार ने बहुत सारे नदियों और नहरों के सिस्टम को जल मार्ग के रूप में चिन्हित किया हुआ है, और इसको हम लोग इस डायग्राम पे देख सकते हैं। हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, जो हल्दिया से लेके इलाहाबाद तक है। ये दूसरा है जो असम में धुबरी से लेके सदिया तक का स्ट्रेच है। ये तीसरा है यहाँ पे जो केरल की नहरों और बैक वाटर्स इनसे मिलके बना हुआ है। इसके साथ ही साथ इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ने बहुत सारे वाटरवे को नेशनल वाटरवे के रूप में चिन्हित किया है। तो इसमें से जो कुछ प्रमुख वाटरवे हैं, इनको हम लोग उदाहरण के तौर पे देखते हैं। तो जो सबसे पहला नेशनल वाटरवे है वो है इलाहाबाद से हल्दिया तक। ये लगभग 1,620 किलोमीटर लंबा है, और इसमें जो मैकेनाइज्ड बोट्स हैं वो पटना तक आ सकती हैं, जबकि जो सामान्य बोट्स हैं, नौकाएं हैं, वो हरिद्वार तक ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। कारण क्या है कि यह पूरे प्लेन एरिया में है और नदी की धारा में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो विकास कार्यों के लिए इसको 3 पार्ट में रखा गया है। पहला पार्ट है हल्दिया से फरक्का तक, लगभग 560 किलोमीटर। दूसरा है फरक्का से पटना तक, यह लगभग 460 किलोमीटर लंबा है। और तीसरा इसमें पटना से इलाहाबाद तक है, 600 किलोमीटर तक। इसी तरह से NW2 जो सदिया से धुबरी, ये ब्रह्मपुत्र नदी का स्ट्रेच है, और ये 891 किलोमीटर लंबा है। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी में लगभग डिब्रूगढ़ तक नौगम्य है, और इसका विस्तार भारत और बांग्लादेश दोनों में ही है। अब जो तीसरा वाटरवे है ये है कोट्टापुरम कोलम स्ट्रेच, ये 205 किलोमीटर लंबा है, और इस वाटरवे में बैकवाटर्स या कयाल्स के साथ साथ चंपाकारा नहर भी है 14 किलोमीटर की, और उद्योग मंडलम नहर भी है 23 किलोमीटर की। तो इन नहरों से ये बैकवाटर्स या लैगून जुड़े हुए हैं। ये तीसरे राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण करता है। अब इसमें चौथा जो नेशनल वाटरवे है वो गोदावरी और कृष्णा नदियों का जो काकीनाडा और पुडुचेरी के कैनाल सिस्टम से आवृत है उसको कवर करता है। और इसमें जो पांचवा है वो ब्राह्मणी नदी और महानदी के डेल्टाई क्षेत्र को कवर करता है। तो ऐसे बहुत सारे नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। अब ये कयाल्स और नहरों के जाल को इस इमेज से समझते हैं। इस इमेज में नेशनल वाटरवे नंबर 3 का उदाहरण लिया गया है। तो जो बैक वाटर्स हैं या जो केरला की कयाल्स हैं, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इनलैंड वाटरवेज में। कारण क्या है कि ये जल के विस्तार हैं स्थलीय भागों पे,
और ये बहुत ही बड़े मात्रा में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। और इसके उदाहरण में हमने नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ या वलमकली को देखा था। तो ये कुछ इस तरह की नौका दौड़ होती है। जब इसको मैप पे देखते हैं तो बहुत सारे कयाल हैं। ये वेम्बनाथ झील है, ये सबसे बड़ी झील है। इसके बाद अष्टमुदी कयाल है और इन सबको नहरों के द्वारा लिंक किया गया है। तो ये कोस्टल पार्ट के ट्रांसपोर्टेशन में ये बड़ी भूमिका निभाती हैं। इन आंतरिक जल मार्गों के अतिरिक्त जो समुद्री जल मार्ग हैं भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों का बहुत अधिक पोर्शन इससे संपन्न किया जाता है। और भारत में इसके पक्ष में जो भौगोलिक तत्व हैं उनमें सबसे बड़ा तत्व है कि भारत की सीमा रेखा लगभग 7,517 किलोमीटर लंबी है, जिसमें द्वीपों को भी सम्मिलित किया गया है। और इन तटीय क्षेत्रों पे 12 मुख्य और लगभग 185 छोटे छोटे समुद्री पत्तन हैं। और इन बड़े और छोटे पत्तनों के द्वारा लगभग 95% व्यापार वॉल्यूम में और प्राइस की अगर बात करते हैं तो लगभग 70% इसके वॉल्यूम में ये व्यापार संपन्न किया जाता है। जल और स्थल मार्गों के अलावा तीसरा परिवहन का साधन वायु परिवहन, और यह वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अभी तक तीव्रतम माध्यम है। और भारत जैसे देशों में यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत का एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से काफ़ी दूर है। और जो ट्रेन की बात है वो ट्रेन भी काफ़ी रफ है, वहाँ इजीली स्थल परिवहन और जल परिवहन के द्वारा पहुँचना मुश्किल है। तो भारत में वायु परिवहन का भी प्रारंभ ब्रिटिश काल में हुआ और 1911 में ये इलाहाबाद और नैनी के बीच लगभग 10 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हुए पहली फ्लाइट उड़ाई गई थी। स्वतंत्रता के बाद भी भारत ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय एयर स्पेस को, इसके एयर ट्रैफिक को और उनके बीच कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्तमान में लगभग 125 एयरपोर्ट को मैनेज करता है या इनका प्रबंधन देखता है। वायु परिवहन के ही क्षेत्र में एक स्कीम चलाई गई उड़ान 2017 में। इस उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक, और यह कई फेजेज में संपन्न किया गया है। तो इसके अंतर्गत जो देश में छोटे छोटे पोर्ट बनाने हैं और लोगों को वायु परिवहन की सुविधा मुहैया कराना है, तो यह बहुत सस्ती दरों पे रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करता है। और यह हमारे सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 का एक पार्ट है। इसी तरह से पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा, यह हेलीकॉप्टर सेवा पर्यटन और पेट्रोलियम सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और इसमें जो पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के भी, वहाँ पे ये परिवहन को सुनिश्चित करता है। परिवहन का एक और प्रकार पाइपलाइंस। तो पाइपलाइन बेसिकली जहाँ लिक्विड और गैस का प्रवाह होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही ज़्यादा इफिशियंट होता है। और इवन अमेरिका जैसे कुछ देशों में कोयले का भी मूवमेंट स्लरी के फॉर्म में होता है, जिसमें पानी या और कोई लिक्विड मिला के कोयले को तरल अवस्था में कर देते हैं और इसका मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह जैसे मालदीव डेजर्ट एरिया में ये किया जाता है। भारत के संदर्भ में ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई और यह कच्चे तेल और गैस के अन्वेषण में और इसके परिवहन के लिए ये जिम्मेदार है। और इसने बहुत सारे पाइपलाइंस का निर्माण किया हुआ है। तो उसमें एक उदाहरण है नाहर कटिया तेल फील्ड, असम में है ये। यहाँ से लेके बरौनी रिफाइनरी यानी बिहार तक ये एशिया की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है। इस परियोजना का निर्माण IOL ने किया और इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया कानपुर तक। ऑयल इंडिया लिमिटेड की ही तरह एक और संस्थान गेल या गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई 1984 में और ये प्राकृतिक गैस का मूवमेंट के लिए ये संस्था उत्तरदायी है। इसने सबसे पहली क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन, जिसको हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन कहते हैं, इस पाइपलाइन का निर्माण गेल के द्वारा किया गया और यह मुंबई के पास में मुंबई हाई और बसीन गैस फील्ड है। इसको जोड़ते हुए इस क्षेत्र से लेके यह पंजाब के जगदीशपुर तक बनाई गई है। इन पाइपलाइन के क्षेत्र पे बहुत सारे केमिकल, फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल उद्योगों की स्थापना की गई है और वर्तमान में गेल पूरे क्रॉस कंट्री पाइपलाइन पे वर्क कर रहा है। इसमें घरों की पाइपलाइन की आपूर्ति भी सम्मिलित है। तो यह एक गैस ग्रिड बनाने के तरफ ये प्रयास है, जिसकी लंबाई लगभग 34,000 किलोमीटर के आसपास होगी। इन सारी पाइपलाइंस का व्यू हम लोग इस मानचित्र की सहायता से ले सकते हैं। यहाँ पे है हजीरा और ये है दाहेज। ये दोनों ही गैस के इंपोर्टिंग के क्षेत्र हैं और यहाँ से उत्पादक क्षेत्र के भी नजदीक हैं।
तो यहाँ से ये पाइपलाइन चलती हुई ये इस तरह से यहाँ जगदीशपुर तक गई हुई है। इस पाइपलाइन को हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन कहते हैं। इसी से बहुत सारी पाइपलाइन और भी जुड़ी हुई हैं। इस मैप पे हम देख सकते हैं, यहाँ से असम से ये बरौनी, बरौनी से कानपुर तक, ये ऐसे ही साउथ में मुंबई से लेके ये बंगलुरु तक की पाइपलाइन जुड़ी हुई है। और जो ये डॉटेड एरिया है, जैसे देख सकते हैं, ये सब पाइपलाइंस अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये इस तरह से पाइपलाइन का जाल पूरे भारत में बिछा है और इसमें और ज्यादा बिछता चला जा रहा है। तो ये कुछ परिवहन के माध्यम हुए। अब इन परिवहन के माध्यमों के बाद हम बात करते हैं संचार माध्यमों की। तो संचार माध्यम बेसिकली किसी आइडिया, किसी मैसेज, किसी विचार को व्यक्त करने का माध्यम बनते हैं। और ये बहुत प्रारंभ से ही भारत में यूज होते रहे हैं। जैसे पहले आग जला के, कोई साउंड निकाल के अपने कुछ संदेशों को कम्युनिकेट किया जाता था। और उस समय जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते थे वही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी होते थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया, जैसे जैसे पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, सैटेलाइट, इन सब विकास क्रम के कारण संचार बहुत ही तीव्र होने लगा और बहुत ही आधुनिक तरीके से संपन्न होना प्रारंभ हो गया। जो स्केल और क्वांटिटी है, इसके आधार पर संचार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है और इसको इस डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं। तो जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये पहला है, इसमें पर्सनल या व्यक्ति व्यक्ति से संचार स्थापित करता है। और दूसरा है मास, यानी एक व्यक्ति या एक समूह एक बड़े समूह के साथ अपना संपर्क स्थापित करता है और अपने आइडियाज, अपने थिंकिंग प्रोसेस, अपने थॉट को कम्युनिकेट करता है। तो इसमें जो वैयक्तिक संचार है, उस वैयक्तिक संचार में हम पत्र को रखते हैं जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लिखता है। इसके साथ जो टेलीफोन और मोबाइल पे जो बात होती है उसको रख सकते हैं। देन टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट की सहायता से ये सारी चीजें संपन्न की जाती हैं। लेकिन जब मास की बात करते हैं तो मास में रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सैटेलाइट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पब्लिक मीटिंग, सेमिनार, जहां एक आदमी कई लोगों के साथ अपने आइडियाज, अपने थॉट और अपने मैसेज को कम्युनिकेट करता है। तो इसमें जो पहला है वैयक्तिक, तो पर्सनल का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जहां पे एक व्यक्ति अपना विचार दूसरे व्यक्ति के साथ रखता है, तो इसमें इंटरनेट इस समय सबसे ज्यादा प्रभावी साधन बना हुआ है। और ये एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कॉल के जरिए, मैसेज के जरिए, ईमेल के जरिए अपने आइडियाज, अपने नॉलेज को काफी तेजी से शेयर करता है। इसके साथ ही साथ सैटेलाइट से और कम्युनिकेशन के कारण ई कॉमर्स और मुद्रा का लेन देन भी काफी फास्ट हुआ है और नई तकनीकियों के विकास के कारण हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने में सक्षम हो पाए हैं। अब कम्युनिकेशन का दूसरा प्रकार जनसंचार या मास कम्युनिकेशन सिस्टम, और इसमें जैसे कुछ उदाहरणों को देखते हैं। रेडियो है, तो भारत में रेडियो बेसिकली बॉम्बे क्लब के द्वारा 1923 में प्रारंभ किया गया और धीरे धीरे इसका चलन बढ़ता गया और बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ। आजादी की लड़ाई में भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे रेडियो प्रयोग किए गए। इसको 1936 में ऑल इंडिया रेडियो किया गया और 1957 में इसका आकाशवाणी नाम दे दिया गया। तो वर्तमान में भी इस रेडियो को श्रोता जरूर कुछ कम हुए हैं, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा प्रोग्राम चलाए जाते हैं जो कुछ सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड होते हैं और इनमें सूचनाएं दी जाती हैं, कुछ शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम हैं और साथ ही साथ मनोरंजन के भी कार्यक्रम हैं। तो रेडियो का प्रयोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा किया जाता है। रेडियो के साथ दूसरा माध्यम टेलीविजन। तो टेलीविजन की शुरुआत बेसिकली 1959 में राजधानी नई दिल्ली में शुरू की गई थी और 1972 के बाद बहुत सारे सेंटर धीरे धीरे बनना प्रारंभ हुए। 1976 में इसको डीलिंक कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो के साथ साथ और इसका आइडेंटिटी दूरदर्शन के रूप में होने लगा। इसमें क्रांतिकारी समय तब आया जब इनसेट 1A, ये इंडियन सैटेलाइट सिस्टम 1A जब ये छोड़ा गया तो इसने DD1 के लिए नेटवर्क मुहैया कराया और दूरदर्शन पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके सिग्नल्स पहुंचने लगे। तो इस मास कम्युनिकेशन में जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है वो दैट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट वो कृत्रिम मशीन्स हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं और वर्तमान में इन कृत्रिम उपग्रहों का महत्व बहुत अधिक बढ़ा है क्योंकि इनसे सारी इनसे पृथ्वी और वायुमंडल की सारी सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं और इस तकनीक को हम लोग सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग कहते हैं। और इन सैटेलाइट के माध्यम से किसी भी क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जा सकती है, मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है
और साथ ही साथ जो सीमा सुरक्षा के इश्यू हैं उनकी भी मॉनिटरिंग की जा सकती है। तो इसके बहुत सारे यूजेज हैं। तो भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो भारत के सैटेलाइट तंत्र को दो रूपों में रखा जाता है। एक है हमारा इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम या जिसको इनसेट कहते हैं, अभी इनसेट 1A का उदाहरण आया था डीडी न्यूज के संदर्भ में, और दूसरा सिस्टम है हमारा IRS सिस्टम या इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि जो इनसेट का सिस्टम है, पृथ्वी से इनसेट उपग्रहों की कक्षा लगभग 36,000 किलोमीटर दूरी पे स्थित होता है और यह पृथ्वी जिस गति से घूमती है उसी गति से सैटेलाइट भी घूमते हैं। तो लगता है कि ये एक क्षेत्र पे स्थायी रूप से स्थित हैं, तो इसीलिए इनको जियो स्टेशनरी या भूस्थैतिक उपग्रह की संज्ञा दी जाती है। ये जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है इसको सन सिंक्रोनस या पोलर सैटेलाइट कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से चक्कर लगाते हैं और ये सेम सोलर टाइम पे लगभग उस क्षेत्र के ऊपर से होके गुजरते हैं, लेकिन इनका कक्षा पृथ्वी तल के काफी नजदीक स्थित होता है और ये लगभग 500 से लेकर 2000 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में राउंड करते हैं पृथ्वी पे, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पे। और ये जो इनसेट वाला सैटेलाइट है ये जिस भी अक्षांश पे स्थित होता है, जिस भी देशांतर पे स्थित होता है, उसी अक्षांश और देशांतर पे वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है और ये भी उसी स्पीड में जिस स्पीड में पृथ्वी घूमती है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है। तो इंडिया के पास ये सिस्टम हमारा वर्क करता है। तो इसमें जो इनसेट सीरीज है यानी जिसकी कक्षा लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, उस सिस्टम का महत्व टेलीकम्युनिकेशन में, मौसम के दशाओं के ऑब्जर्वेशन में और साथ ही साथ जो और डाटा और प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ये काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये एक ही एरिया के ऊपर स्थित होता है। भारत में इनसेट स्टेब्लिश किया गया 1943 में और इसका टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो IRS सिस्टम है, जो कम ऊंचाई पे उड़ने वाले उपग्रह हैं, इनकी गतियां अधिक होती हैं और ये जनरली पोल टू पोल मूव करते हैं। यह ऑपरेशनल हुआ 1988 में और रूस का एक बहुत ही फेमस लॉन्चिंग जगह है बैकानूर, वहां से इसको छोड़ा गया। अब तो इंडिया के इसरो ने अपने आप में ही काफी कैलिबर डेवलप कर लिया है और हम बहुत सारे देशों के सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ते हैं। तो ये जो पोलर लॉन्च व्हीकल का सैटेलाइट है, जो कम ऊंचाई के क्षेत्रों पे सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, उन सैटेलाइट्स में भारत को एक विशेष महारत हासिल हो गया है और यह सरकारी नीतियों और इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम है। तो ऊपर से ये सैटेलाइट डाटा इकट्ठा करते हैं और इनकी जो प्रोसेसिंग होती है, इनका जो एनालिसिस किया जाता है वो किया जाता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में और इस डेटा को एनालिसिस करके डिफरेंट रूपों में यूज किया जा सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।